हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। कौन सा अभियान दोस्तों? वन टैप वन ट्री अभियान। तो इस अभियान के तहत सरकार ने गांवों में हर परिवार को नल कनेक्शन देने के साथ साथ एक पौधा भी देने की पहल की शुरुआत की है। यानी कि नल कनेक्शन के साथ साथ पौधा भी दिया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश में हरियाली के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकेगा और जो वृक्षारोपण का कार्य है वो भी किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये जो वन टैप वन ट्री अभियान है, ये नमामि गंगे कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग आता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में 5 लाख पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा है। यहाँ पर बात आई है नमामि गंगे कार्यक्रम की। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने जून 2014 में की थी। और दोस्तों, यह कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर बात आई है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। दोस्तों, नमामि गंगे कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण करना है और प्रदूषण को खत्म करना है। यानी कि जो गंगा नदी का प्रदूषण है उसको खत्म करना है और गंगा नदी का संरक्षण करना है नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य। बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन कन्वेक्शन उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2030 तक सरकारी विभागों में जो वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक वाहन में बदलेगी। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना भी शुरू की गई है। ये आप उत्तर प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और इसकी सीमा दिल्ली से भी लगती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और इसके अलावा इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और राज्यसभा की सीटें 31 हैं, लोकसभा की सीटें 80 हैं, विधानसभा की सीटें 403 हैं। और यहाँ पर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पर बनाया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थापित किया गया है महाराजगंज में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है। तो अगर आपने जून माह का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो नहीं देखा है तो वो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जून माह के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पीडीएफ है वो ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप डाउनलोड जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच एक नया हवाई समझौता हुआ है। तो अभी नई दिल्ली में भारत और फिलीपींस के बीच संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और फिलीपींस के जो विदेश सचिव हैं एनरिक ए मनालो, उनके बीच में चर्चा की गई है डिफेंस को लेकर,
समुद्री सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर, इसके अलावा हवाई सेवा समझौते को भी इसी बैठक में मंजूरी दी गई है। दोस्तों, हुआ क्या है कि पिछले 5 वर्षों में अधिक से अधिक जो प्रवासी भारतीय हैं वो फिलीपींस पहुंच रहे हैं, तो इसी को देखते हुए भारत और फिलीपींस के बीच ये हवाई समझौता हुआ है। फिलीपींस की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी मनीला और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं बोंग मार्कोस और मुद्रा है यहाँ की फिलीपीन पैसो। दोस्तों, फिलीपींस जो है वो एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 7000 द्वीप हैं और फिलीपींस का सबसे ऊंचा पर्वत याद रखिएगा माउंट अपो है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है और फिलीपींस के मनीला जो है वहां पर इसका मुख्यालय है। दोस्तों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको याद होगा जिसे हम एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, तो वह किस देश में दिया जाता है? फिलीपींस में ही दिया जाता है। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे रैमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है। आप यहाँ पर फिलीपींस की लोकेशन वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये है इंडिया और ये है फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस जो है वो भारत के पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है, फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 100वें स्थान पर। देखिए दोस्तों, फीफा के द्वारा अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है और उस रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो कितनी आ गई है? 100 आ गई है, क्योंकि अभी तक 100 से ऊपर इसकी रैंक थी। तो भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की रैंकिंग में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले भारत की रैंक बहुत अच्छी थी। 1996 में 94 रैंक थी, 1993 में 99 रैंक थी इसकी, 2017 से 2018 के बीच भारत की रैंक 96 हुई है और अब 2023 में भारत की रैंक 100 पहुंची है। ठीक है, और जो फीफा के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो टॉप 5 टीमें हैं उसमें पहले स्थान पर है अर्जेंटीना, दूसरे पर फ्रांस है, तीसरे पर ब्राजील है, चौथे पर इंग्लैंड है और 5वें पर है बेल्जियम। यानी ये टॉप 5 फुटबॉल की टीमें हैं फीफा रैंकिंग में। दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान याद रखिएगा कौन है? सुनील छेत्री हैं। फीफा की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 की भी बात करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फीफा विश्व कप 2022 हुआ था ये कतर में हुआ था, कतर के दोहा में आयोजित किया गया था। शुभंकर था इसका लाइव, आदर्श बाग था इसका, नाउ इज ऑल। विजेता टीम थी अर्जेंटीना, उप विजेता टीम थी फ्रांस, तीसरा स्थान क्रोएशिया का था और चौथा स्थान मोरक्को का था। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था किसे? किलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के थे। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के थे। और सर्वाधिक गोल का जो अवार्ड था वो मिला था किलियन एम्बापे को, इन्होंने 8 गोल किए थे। अगला क्वेश्चन है, एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? तो ये मिला है गिद्ध फिल्म को। किस फिल्म को दोस्तों? गिद्ध फिल्म को। तो फिल्म गिद्ध ने एशिया इंटरनेशनल में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है और इस फिल्म में संजय मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी जीता है। और इस गिद्ध फिल्म का निर्देशन किसने किया है? मनीष सैनी ने किया है। इसके साथ ही गिद्ध फिल्म ने ऑस्कर के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इससे पहले अमेरिका फिल्म फेस्टिवल 2023 की जूरी ने भी गिद्ध फिल्म को फाइनलिस्ट के तौर पर चुना था। दोस्तों, बात आई है यहाँ पर ऑस्कर की, तो 2023 के ऑस्कर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत 1929 से हुई थी। इस बार यानी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है डैनियल क्वान और डैनियल सेइनर्ड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था ब्रेडन फ्रेजर को द व्हेल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को, तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था नाटू नाटू को, फिल्म थी RRR। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐप है? रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से जो जलीय पशु हैं उनको अगर कोई डिजीज होती है तो
इससे ऐप के माध्यम से रिपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, बात आई है ऐप की और पोर्टल की। तो अभी हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? परसोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा, और कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अजय भटनागर को सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो झारखंड कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर हैं अजय भटनागर, तो उन्हें सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सीबीआई की। तो सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जिसका गठन 1963 में हुआ था, और यह करप्शन, आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी सहित कई मामलों को लेकर जांच करती है। इसके वर्तमान में निदेशक हैं प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने श्रीलंका को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। क्योंकि दोस्तों आपने पिछले साल देखा होगा कि श्रीलंका के हालात कितने खराब हो गए थे। वहां पर भुखमरी और गरीबी ये दोनों व्याप्त हो गई थी। वहां पर दोस्तों लोग सड़कों पर आ गए थे, यहाँ तक कि जो वहाँ की संसद है लोगों ने हमला भी कर दिया था, वहाँ के राष्ट्रपति भी बदले गए, बहुत उथल पुथल हुई थी श्रीलंका में। और अब श्रीलंका को विश्व बैंक के द्वारा सहायता दी गई है 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। तो अभी मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, तो उसी के तहत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है विश्व बैंक के द्वारा, यानी उसको मंजूरी दी गई है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो, यानी दो राजधानियां हैं। तो लेजिस्लेटिव जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो राजधानी है वो है कोलंबो। और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रीलंका से रिलेटेड। विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। सदस्य हैं 189। संस्थापक हैं जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी टेक्स्टर वाइट, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है दोस्तों? भारत ने। कौन सा खिताब? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का। देखिए इसके 9 आयोजन हुए हैं, और 9 आयोजन में से 8 बार किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो अभी हाल ही में कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय टीम के जो कप्तान हैं पवन सहरावत, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था फाइनल में। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें भारत, ईरान, जापान, कोरिया, चाइना, ताइपे और हांगकांग की टीमें शामिल थीं। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इमिग्रेट्स सूची में किसे शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में ग्रेट इमिग्रेट्स की सूची में शामिल किया गया है अजय बंगा जी को, जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ग्रेट एमिग्रेंट्स का मतलब है दोस्तों महान प्रवासी। तो दोस्तों अजय बंगा को एक प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन के द्वारा अपनी वार्षिक ग्रेट इमिग्रेंट्स यानी महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है, और यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अमेरिका और उसके लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो करीब 8 साल पहले औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने का प्रस्ताव आया था, जिसे मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन औरंगजेब लेन का नाम नहीं बदला गया था। लेकिन अब इसके नाम को बदलने की मंजूरी दे दी गई है। तो अब जो औरंगजेब लेन होगा या औरंगजेब रोड होगा उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम भी डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर था उसका नाम अहिल्या नगर किया गया है। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में था उसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में था उसका नाम चोरी चोरा किया गया है। तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में था उसका नाम तेलिया शुक्ला किया गया है। इस्लाम नगर जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में था उसका नाम जगदीशपुर। मंकी पॉक्स वायरस का नाम एम पॉक्स किया गया है।
तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि एक राजनीतिक दल है उसका नाम भारत राष्ट्र समिति किया गया है। नूर सुल्तान जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल थी उसका नाम अस्ताना किया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी है, या किससे संबंधित है? रासायनिक उर्वरकों से संबंधित है। जू हाउ लियांग को यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? चाइना से है। महिला कबड्डी लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? उमा कोलकाता की टीम ने जीता है। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। टीएस सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? छत्तीसगढ़ के। अमरोहा ढोलक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? उत्तर प्रदेश से। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 67 है। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा 1 जुलाई को। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो 13 जुलाई को किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे आपातकाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी आपातकाल से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं। तो आपातकाल का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में बताया गया है आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव बताया गया है। अनुच्छेद 356 में बताया गया है राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। अनुच्छेद 358 में बताया गया है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया है। 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 का निलंबन बताया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध बताए गए हैं। तो दोस्तों, ये हैं आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल, तो इन्हें आप नोट कर लें, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 29 जुलाई, तो सभी ने इसका आंसर 29 जुलाई दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको एडिशनल जानकारी पता हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।